हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एस कुशवाहा, आपका मैकेनिकल का टीचर, लेक्चरर हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 2 इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का 8वां लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस 8वें लेक्चर में आज हम पढ़ने के वाले हैं। So let us see the outcome of the lecture number 8, and this is the quality circle and TQM। केवल दो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस में भी है, आपके पेपर में तो खैर आने की संभावना रहेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आपको बता दूं कि इंडस्ट्री में जब भी आप जाएंगे इंटरव्यूज के लिए या वाइवा के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू और वाइवा में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आज का जो समय है बच्चों वो क्वालिटी ओरिएंटेड टाइम है। दिस टाइम इज ए वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत प्रतियोगिता है मार्केट में, कंपनियों के बीच में गला काट प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा के चलते वही कंपनी मार्केट में खड़ी रह पाती है अपने प्रोडक्ट के साथ जो अपनी गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास करती है। वो कैसे होता है, वो कौन सी टीम होती है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, ये आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। इस लेक्चर में दो बातें आपको सिखाई जाएंगी। नंबर 1 क्वालिटी सर्किल एंड नंबर 2 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी सर्किल क्या होता है। तो आज हम क्वालिटी सर्किल में जाने से पहले जरा बगल का फिगर देखेंगे आप कि इस क्वालिटी सर्किल में हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेज पर ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं ये लोग अलग अलग कलर के हैं। इसका एक पर्पस है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में क्वालिटी सर्किल में एक टीम बनाई जाती है जिस टीम में एक फैक्ट्री के अंदर के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों का एक समूह बनाया जाता है। देखिए इसमें कुछ येलो है, एक रेड है, एक पर्पल है, ब्लू है और एक ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है। अगर आप इनको समझ लें कि रेड वाले जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये भी प्रोडक्शन के हैं। ये जो ग्रीन वाले हैं ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के हैं। ये जो हैं यहाँ महोदय ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये जो हैं येलो वाले ये R&D डिपार्टमेंट के हैं। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये सब अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो पर्सनल है, कार्मिक हैं, ये यहाँ पर एक जगह बैठकर किसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। और आप देखें एक ये सर्कुलर टेबल है, तो कहने को चूंकि दे फॉर्म सर्किल, एक ग्रुप बना लेते हैं तो इसको एक सर्किल कहा जाता है। क्वालिटी सर्किल ऐसे लोगों का समूह होता है जो कंपनी में, फैक्ट्री में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले तो उसके कारण खोजेंगे, फिर उन कारणों का क्या क्या उपाय है, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करने के बाद अब क्या परिणाम निकल के आया, क्या हमारे पहले वाले उपायों में कुछ समीक्षा करने की आवश्यकता है या पहले वाले उपाय हमारे सही परिणाम दे रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो फैक्ट्री के अंदर किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी रिजेक्शन को लेकर, कोई भी प्रोडक्ट में मान लीजिए किसी मशीन पे कोई समस्या आ रही है, एक डायमेंशन है जो ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रही है, या मार्केट से किसी के लिए वारंटी कंप्लेंट हमको लगातार मिल रही है कि साहब यहाँ पे ये वाली एक समस्या मोटरसाइकिल में आ रही है, वारंटी कंप्लेंट आ रही है। तो ऐसे लोगों का एक समूह बैठता है और उस समस्या पर एनालिसिस करता है कि उस समस्या के पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं, संभावित कारण क्या हो सकते हैं, और उन संभावित कारणों का एक समीक्षा करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि इसके उपाय और क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर उनको इंप्लीमेंट करते हैं। क्वालिटी सर्किल में हम देखते हैं कि क्या क्या बातें इसमें होती हैं। क्वालिटी सर्किल आर सम टाइम कॉल्ड द क्वालिटी कंट्रोल सर्किल। दोनों नाम इसके होते हैं, क्वालिटी सर्किल और क्वालिटी कंट्रोल सर्किल। एक जापानीज क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है। दिस इज, ये एक जापान में अपनाया जाने वाला क्वालिटी का एक टूल है, एक ऐसा उपाय है जो जापान में काफी लोकप्रिय है और जापान के बाद पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया। एंड इनिशिएटेड बाय डॉक्टर जुरान, डॉक्टर डेमिंग एंड डॉक्टर इशिकावा। तो ये क्वालिटी सर्किल का जो कॉन्सेप्ट है ये एक जापानीज टूल है जिसे तीन डॉक्टर जुरान, डॉक्टर डेमिंग एंड डॉक्टर इशिकावा ने इसको शुरुआत इसकी करी थी। डॉक्टर इशिकावा का नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम।
सो इशिकावा एंड दैट ऑल्सो इज नोन एज द इशिकावा डायग्राम। तो डॉक्टर इशिकावा के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो इन तीन विद्वानों ने इस जापानीज क्वालिटी कंट्रोल टूल क्वालिटी सर्किल का एक उपाय दिया, एक सोच दुनिया को दी। क्वालिटी सर्किल इज ए परमानेंट ग्रुप। अब यहां से देखिए डिफिनीशन आ रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई क्वालिटी सर्किल क्या होता है, आप क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे ये एक ऐसा परमानेंट ग्रुप होता है, स्थायी समूह होता है जिसमें एक लीडर होगा, अ लीडर। 7 से 10 के आसपास इसमें सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? एक तो लीडर होगा क्वालिटी सर्किल समूह का, और एक 7 से आसपास, 7 से 10 के आसपास, 7, 8, 9, 6 भी हो सकता है, 10, 11 के आसपास इसमें सदस्य होंगे समूह के। अक्रॉस ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट, इस लाइन को गौर से देखिए, अक्रॉस ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट, किसी समस्या से संबंधित वह सभी विभागों के लोगों के प्रतिनिधि इस समूह के सदस्य होंगे। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लोग इसमें होंगे, क्वालिटी के डिपार्टमेंट के लोग होंगे, मेंटेनेंस के लोग होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के लोग होंगे, परचेस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो इतने सारे और एक्सेट्रा है, ये सूची यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर हमारी समस्या का नेचर देखते हुए, समस्या के प्रकृति देखते हुए किन किन डिपार्टमेंट के लोगों की आवश्यकता है एक किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उन डिपार्टमेंट के लोगों का एक समूह बना दिया जाता है जिसमें 7 से 10 के आसपास सदस्यों की संख्या होती है और उसका एक लीडर होता है। ना इट इज द फॉर्मल डिफिनेशन, ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी औपचारिक परिभाषा होती है क्वालिटी सर्किल की। सो क्वालिटी सर्किल इज ए स्मॉल ग्रुप, क्वालिटी सर्किल एक छोटा समूह होता है टू परफॉर्म वॉलंटरली क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज, जो स्वतः एक सजग समूह होता है जो क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को, क्रियाकलापों को करता है। लीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट विद इन द वर्क प्लेस, और क्या करता है, किस दिशा में कार्य करता है? अपने विकास के लिए, अपनी कंपनी के विकास के लिए, अपने समूह को दी गई जिम्मेदारियों के निवारण के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करता है। कैसे काम करता है? थ्रू क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक, क्वालिटी कंट्रोल की जो तमाम सारी तकनीक होती है, तमाम सारे टूल्स होते हैं, उनकी सहायता से ये ग्रुप कार्य करता है विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर। तो सभी मेंबर के पार्टिसिपेशन के साथ ये कार्य करता है ग्रुप। तो किसी भी तरह की समस्या की, सपोज करो कि ये एक समस्या आई कि साहब एक इंजन में किसी प्रकार की नॉइज आ रही है। सो आई टेल यू माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि हमारी पीछे की कंपनी में एक समस्या आ रही थी कि साहब स्कूटर्स में एक समस्या आई कि क्लच अगर हम दबाए हैं स्कूटर में तो, और एक्सेलरेटर नहीं दे रहे हैं या दे भी रहे हैं, अगर क्लच दबाते हैं तो कोई भी व्हीकल आगे नहीं भागता है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट की पावर गियर बॉक्स में नहीं जाती। तो एक समस्या हमारे सामने आई कि साहब क्लच दबाने पर भी हल्का हल्का गाड़ी स्कूटर आगे आगे बढ़ रहा है और जिसके रोकने के लिए कस्टमर को अननेसेसरी ब्रेक लगानी पड़ती है। समस्या गंभीर थी। तो क्वालिटी सर्किल फॉर्म किया गया और क्वालिटी सर्किल मैनेजमेंट टूल ने का इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम सारे संभावित कारण खोजे और अंत में एक कारण हमको मिला कि हमारे जो क्लच बॉक्स में कुछ समस्या थी। फिर हमने क्लच बॉक्स की डिज़ाइन को इम्प्रूव किया और डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के बाद ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो ऐसे तमाम सारे उपाय हैं। किसी भी कंपनी के अंदर मान लीजिए किसी मशीन के अंदर कोई रिजेक्शन बन रहा है, कोई एक डायमेंशन है, अब वो डायमेंशन उसमें ठीक से नहीं बन पा रही है और वो बार बार टॉलरेंस के बाहर हो जाती है। अब टॉलरेंस के बाहर होने के मतलब या तो वो स्क्रैप हो जाएगा, अगर आउटसाइड साइड है तो आउटसाइड डायमीटर है तो स्क्रैप हो जाएगा, और अगर इनसाइड डायमीटर बड़ा बन गया तो भी स्क्रैप हो जाएगा, और अगर आउटसाइड डायमीटर थोड़ा बड़ा रह गया तो खामखा उस मशीन में हमको दोबारा चढ़ाना पड़ेगा रिवर करने के लिए। सो इन समस्याओं से बचने के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल का एक समूह बना दिया जाता है और उसमें सजग लोग जो स्वप्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे लोगों का समूह होता है। क्योंकि ये काम क्रिएटिविटी का है, ये काम आपकी नियमित जिम्मेदारियों से अलग हटके है। तो इसमें ऐसे लोगों का समूह बनाया जाता है जो स्व ऊर्जित होते हैं, सेल्फ एनर्जाइज्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ एक्टिवेटेड होते हैं, और ऐसे लोग इन समस्याओं पर गौर करते हैं और एक तय समय के अंदर, और समस्या बड़ी तो समय ज़्यादा लग सकता है,
उन समस्या का संभावित कारण खोजते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल समूह अपना कार्य करता कैसे है। ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी एसक्यूसी टूल एंड सेल्फ मोटिवेशन आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। देखिए बात यहाँ पर आ गई कि ऐसे लोगों को, जो समूह के लोग होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी टूल। जो हमने एसक्यूसी पढ़ा है और थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने जाना है, उसमें कुछ टूल्स होते हैं जिनकी चर्चा हम इस आज के लेक्चर में करेंगे। तो उन टूल की उनको पहले जानकारी दी जाती है। एंड जो यहाँ पे देखिए, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये बॉक्स कर देता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन, जो मैंने बात कही थी, स्व प्रेरक होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति बढ़िया से एक कार्य को कर सके। यानी अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो आप उस समस्या का निदान पा लेंगे। तो ऐसे लोगों का समूह बना दिया जाता है। प्रोडक्शन से, मेंटेनेंस से, प्रोसेस से, सर्विस से, रिसर्च से, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट के लोग समूह बैठ के चर्चा करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने आपको क्लच बॉक्स एग्जाम्पल दिया था। रिजेक्शन ऑफ ए पार्ट एट सम मशीन, किसी मशीन पे बार बार एक रिजेक्शन डेवलप हो रहा है, तो ये एक समस्या हो गई। असेंबली कंप्लेंट्स, मान लीजिए इंजन असेंबली में, व्हीकल असेंबली में, क्रैंक क्लच बॉक्स असेंबली में, मैग्नेटो असेंबली में, किसी भी असेंबली डिपार्टमेंट में, क्रैंकशाफ्ट असेंबली में, वहां पे एक समस्या आ रही है। तो असेंबली डिपार्टमेंट में क्या समस्या आ रही है? पीछे के लेक्चर में आपको मैंने एक लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने एक कनेक्टिंग रॉड में पिस्टन पिन जाने की एक समस्या का परमानेंट इलाज बताया था कि एक कार्बाइड का हमने 15 मिलीमीटर डायमीटर का प्लग बना दिया और ऑपरेटर को दे दिया, भाई जब भी कनेक्टिंग रॉड आपके यहाँ से आगे जाएगी, केवल आप ये प्लग डाल के देख लेंगे और ये प्लग जा रहा है तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि इंजन असेंबली लाइन में इसके भीतर पिस्टन रॉड आसानी से चली जाएगी। तो सम टाइम हमें सिस्टम को फूल प्रूफिंग करनी होती है। फूल प्रूफिंग का मतलब होता है कि सिस्टम ही ऐसा बना दीजिए कि गलत माल आगे ना जाए। सिस्टम हमको डेवलप करना है। हमें एक दिन हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, वर्कर को डांट दिया, किसी को डांट दिया, दबाव दे दिया, उसने एक दिन काम किया, अगले दिन आपने हल्का फुल्का देखा, 4 दिन बाद गाड़ी फिर वही पुराने ढर्रे पे आ गई। सो आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि सिस्टम के अनुसार ही लोग काम करेंगे तो अपने आप सही काम हो जाएगा। तो असेंबली कंप्लेंट एंड द सर्विस रिलेटेड इश्यूज जो हैं, इनको हमें देखना होता है कि कैसे काम ये करते हैं और इन चीज़ों को, तो ये बहुत सारी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें और भी तमाम तरह के उपाय, तमाम तरह के कार्य हो सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्किल। अब हमने देखिए इतनी सारी बात तो कर ली, तो अब हम ये जानेंगे कि क्वालिटी सर्किल बनाने का कंपनी को, एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को, उद्योग को फायदा क्या होता है। ब्रेन पावर ऑफ द एम्प्लॉय इज यूज्ड इन एडिशन टू द मोटर स्किल। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मोटर स्किल, हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेन पावर आप समझ रहे हैं कंपनी में जो भी व्यक्ति रिक्रूट हुआ है वो किसी विशेषज्ञ है, किसी फील्ड का विशेषज्ञ है, उसको एक नॉलेज है, इसलिए कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय की भर्ती होती है। तो सबसे पहले तो हमें उस एम्प्लॉय की ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है, उसके बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल कंपनी को करना है। इसलिए ये एक लाभ होता है कि ऐसे लोगों की समूह बना के सारे ब्रेन एक जगह पर आ जाते हैं, फिर चर्चा करते हैं, तो ब्रेन पावर का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, इन एडिशन टू मोटर स्किल, इस शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः आपने कम देखा होगा। मोटर स्किल का तात्पर्य होता है कि हम जब कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हमारी हरकतें, हमारे एक्शंस, हमारे काम करने का तरीका, हमारे काम करने में प्रिसीजन, हमारे वर्क करने का जो मैनुअल तरीका है, उनको हम मोटर स्किल्स कहते हैं। लेकिन जब मैनुअल स्किल को कंट्रोल कौन करता है? मैनुअल स्किल को हमारे बुद्धि, विवेक, कौशल, हमारे कौशल को कौन कंट्रोल करता है? हमारी बुद्धि करती है, हमारा ब्रेन करता है। तो मोटर स्किल के साथ साथ हमारे काम करने के तरीकों के प्रोसेस को, हम कैसे काम करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, उसको के साथ साथ हमारी बुद्धि का भी इसमें इस्तेमाल होता है क्वालिटी सर्किल में। इंप्रूवमेंट इन ट्रस्ट, आपस में सहयोग, आपस में एक दूसरे के भरोसा, ये कायम होता है, उसमें सुधार होता है। कंपनी में क्वालिटी का कल्चर आ जाता है। कंपनी में हर व्यक्ति गुणवत्ता की बात करता है और हर व्यक्ति कार्य करते समय गुणवत्ता को सबसे आगे रखता है।
पार्टिसिपेशन, सहभागिता, एक व्यक्ति एक समस्या को लेके सभी लोगों की सहभागिता होती है, सभी लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और मिलकर किसी समस्या का उपाय खोजते हैं। एंड ऑब्वियसली रेपुटेशन, अगर अच्छा काम होगा तो कंपनी की प्रतिष्ठा मार्केट में बढ़ेगी। सो ये सब फायदे होते हैं। तो क्या फायदा होगा? पहला नंबर विश्वास, दूसरा नंबर क्वालिटी का कल्चर, क्वालिटी की एक सभ्यता विकसित होगी, सहभागिता पार्टिसिपेशन एंड रेपुटेशन प्रतिष्ठा। ये चार फायदे क्वालिटी सर्किल के होते हैं। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि होती है। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्पादन और उत्पादकता दो शब्द होते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में भेद क्या है, इसको समझते हैं। आपके पास एक वर्कर है, एक मशीन है, वो एक दिन में काम करता है 10 घंटा, 8 घंटा 10 घंटा काम करता है और 200 पीस का प्रोडक्शन करता है। आपको प्रोडक्शन 200 पीस का प्रोडक्शन 250 पीस करना है। अब आप क्या करेंगे? आप हो सकता है दूसरी मशीन लगाएं, दूसरी मशीन लगाएंगे तो दूसरा वर्कर आएगा, तो दोनों वर्कर मिला के आपके 250 पीस या 400 पीस का प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। अगर मांग बढ़ेगी तो 400 पीस का प्रोडक्शन होने लगेगा। लेकिन अगर आप एक वर्कर एक मशीन वाली स्थिति में आप स्टडी करिए अपनी मशीन को कि वो वर्कर जब एक पीस मशीन पर चढ़ाता है तो उसका साइकिल टाइम कितना है, साइकिल के बाद उसका इंस्पेक्शन का टाइम कितना है, और अगर आप वो कितना उसका लंच पीरियड है, कितना वो ब्रेक लेता है, वो उसका टी ब्रेक कितना है, उसकी नेचुरल नीड्स का ब्रेक कितना है, कितने बजे आता है, कितने बजे काम शुरू करता है, और शिफ्ट खत्म होने से पहले और शिफ्ट खत्म होने शुरुआत होने से पहले वो कितना आइडल टाइम जाता है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि काफ़ी समय अनयूटिलाइज्ड है जो कि वर्कर को वहां पर काम करना था। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत संभव है कि 200 पीस का प्रोडक्शन 218, 220 या 225 भी पहुंच सकता था, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो एक वर्कर एक मशीन पर 200 पीस का प्रोडक्शन करता था, अब वो एक वर्कर उसी मशीन पर उतने ही समय में 225 पीस का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसका कहेंगे कि आपने प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि कर ली, उत्पादकता में वृद्धि कर ली बिना किसी अतिरिक्त मशीन, बिना किसी अतिरिक्त वर्कर के। हाउसकीपिंग, और क्या इसका फायदा होता है? हाउसकीपिंग, फैक्ट्री बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, कहीं चिप्स नहीं पड़े रहेंगे, टूल नहीं पड़े रहेंगे, इधर उधर मटेरियल नहीं बिखरा रहेगा, सारे बिन, सारे क्रेट्स, सारी ट्रॉलीज एक लाइन से लगी रहेंगी। तो ये साफ सफाई भी कंपनी के अंदर बनी रहती है। एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट क्वालिटी, और आपके उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी बनती है। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेफ्टी, तो कॉस्ट की जो उत्पादन की लागत है वो कम हो जाती है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, अच्छी गुणवत्ता आ रही है, समस्याएं कम हो रही हैं, तो आपके प्रोडक्ट की लागत कम हो जाएगी और सुरक्षा भी कंपनी की और उत्पाद को लेकर कस्टमर की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो प्रबंध तंत्र है और कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, कंपनी के कर्मचारी हैं, इनके बीच में सौहार्दपूर्वक वातावरण रहता है, उनके बीच में अच्छा वातावरण बना रहता है और अच्छी संवेदना रहती है। बेटर कम्युनिकेशन एंड फीलिंग ऑफ टीम वर्क टू अचीव द गोल, तो आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है, बातचीत होती रहती है और टीम वर्क की तरह से सभी लोग एक टीम बन के काम करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉय, ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, मैं थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूँगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब हम कंपनी को बिलोंग करें। हम कंपनी को बिलोंग का मतलब है वो कंपनी हमारी है ऐसा हम समझें। हम कंपनी के हैं और कंपनी हमारी है। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस कंपनी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी मेरी है, इस कंपनी की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। सो इट इज़ नोन एज द सेल्फ बिलोंगिंगनेस। और बच्चों और जितने भी लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं सभी को कहूँगा कि अपने वर्क प्लेस को अपना वर्क समझें, उसे कंपनी का काम ना समझे, उसे अपना काम समझ के करेंगे तो बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। अमंग द एम्प्लॉय, रिडक्शन इन द रिजेक्शन, रिजेक्शन आपका कम निकलेगा। अगर ये क्वालिटी सर्कल की एक्टिविटीज होती है तो रिजेक्शन कम होता जाएगा। मेंटेनेंस के इश्यूज भी कम हो जाएंगे, कम मशीनों में खराबी कम आएगी, सर्विस की प्रॉब्लम्स कम आएंगी, तो मेंटेनेंस के इश्यूज भी आपके कम हो जाएंगे थ्रू द क्वालिटी सर्कल मीटिंग विच यूजुअली टेक प्लेस वंस इन ए वीक टू एक्सेस द रिपोर्ट प्रोग्रेस।
तो क्वालिटी सर्किल की जो बैठक होती है सामान्यतः एक हफ्ते में एक बार होती है और वो पिछले हफ्ते के लिए गए निर्णय के जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उसकी समीक्षा ये करती है। सो बेनिफिट्स, दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ द क्वालिटी सर्किल। तो ये क्वालिटी सर्किल के बेनिफिट्स हैं, इनको आप एक एक शब्दों में, दो दो शब्दों में, तीन तीन शब्दों में लिस्ट बना के लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, पेपर में आसानी से आप लिख सकते हैं। अब हम बेनिफिट जान चुके हैं, क्वालिटी सर्किल क्या है ये जान चुके हैं, और अब हम ये जानेंगे क्वालिटी सर्किल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। क्वालिटी सर्किल में हमको करना फिर क्या क्या करना है। तो नंबर 1, एक्सप्लेन अबाउट क्वालिटी सर्किल, उसके उद्देश्य, पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले समूह को ये बताना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि क्वालिटी सर्किल का जो लीडर साहब है उनकी जिम्मेदारी है कि आपको क्वालिटी सर्किल के बारे में बताना है, उसके उद्देश्य बताने हैं, और उसको करने के बाद हमारे संभावित उपाय, संभावित हमारे आउटकम क्या है, हमको इससे लाभ क्या क्या होगा, इसके बारे में हमको अपने समूह को लीडर साहब एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्यूसी ग्रुप फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट 7 to 8 persons with identical wavelength who are willing to work. This is very important point, identical wavelength. अभी तक आपने तरंग दैर्ध्य को विज्ञान के अर्थों में पढ़ा था, यहाँ पे हम इस तरंग दैर्ध्य को व्यक्तियों के अर्थों में समझेंगे। एक नई बात है और इसको आप डिस्कशन में शामिल भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल समूह ऐसे लोगों का समूह है जिसमें 7 से 10 लोग होते हैं, एक उसका लीडर भी होता है, लेकिन अलग अलग विभाग के तो लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का समूह है जिनकी वेवलेंथ सेम है, यानी जो एक जैसा सोचते हैं, जिनकी अप्रोच एक जैसी है, जिनका विजन एक जैसा है, जो ऐसा नहीं है कि साहब हमें अपने से मतलब है, हमें कंपनी से मतलब नहीं है, नहीं, जिनके लिए कंपनी पहले है क्योंकि आपकी पहचान, प्रतिष्ठा उस ऑर्गेनाइजेशन से है, उस फैक्ट्री में है, से है जिसमें आप काम कर रहे हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल जो ग्रुप होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो कंपनी फर्स्ट, आई एम सेकंड, ऐसा सोचते हैं। ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके लिए वर्क एक जो है वर्शिप है, और वर्क जो है कंपनी का जो वर्क है वो पहली प्रायोरिटी पे आता है। सिलेक्शन ऑफ टीम लीडर एंड मेकिंग द डाउट्स क्लियर। तो सबसे पहले समूह में एक लीडर बन जाएंगे जो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी किसी के मन में किसी तरह का जो कोई डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्म अबाउट द प्रॉब्लम। तो उसके बाद जो समस्या है, जिस समस्या को लेके इस क्वालिटी कंट्रोल समूह का निर्माण किया गया है, वो सबसे पहले वहां पर समस्या को ब्रेन स्टॉर्म करेगा। अब ब्रेन स्टॉर्म टर्म आपने यहाँ पर पढ़ा, इस पर चर्चा करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सपोज करिए एक समस्या आई, समूह बैठ गया, मिस्टर 1 ने, हम 1 2 3 4 हैं तो मिस्टर, हम 2-3 लोगों की बात करते हैं, तो मिस्टर 1 ने कहा कि ये समस्या के ये कारण है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर 3 कारण बताए। मिस्टर 2 की बारी आई, मिस्टर 2 ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि साहब ये जो समस्या है इसका ये एक कारण ये है, वो लिख लिया गया। एक आदमी सारा लिख रहा है, 4 कारण हो गए। मिस्टर 1 ने 3 कारण बताए थे, मिस्टर 2 ने 1 कारण बताया, 4 कारण हो गए। मिस्टर 3 ने कहा साहब इस समस्या के मुझे लगता है 2 कारण हो सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया, क्योंकि उनका काफी अनुभव था, उन्होंने कहा साहब 2 कारण। तो टोटल कारण कितने हो गए? 6 कारण हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह मिस्टर 3, मिस्टर 4, मिस्टर 5 ने अपने अपने अनुभव के आधार पर किसी एक सर्विस इशू था, मान लीजिए कंप्लेंट आ रही थी मार्केट से कि फ्यूल एफिशिएंसी कम है, गाड़ी का माइलेज कम आ रहा है, तो हर व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग फील्ड का अनुभव है, अपने अपने अनुभव के आधार पर उस समस्या के संभावित कारण बताए। इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म करना, ब्रेन को हिला देना और ब्रेन से कुछ निकल के आना। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान जब कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा होता है, अपने विचार बता रहा होता है, और ये बता रहा होता है कि इस कारण, इस समस्या के ये कारण है, उस दौरान उसकी बात को समूह का कोई भी व्यक्ति, इवन कि लीडर साहब भी उसकी बात को काट नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति को उस
विचार रखने वाले व्यक्ति को, सपोज करिए मिस्टर 2 अपनी बात रख रहे हैं कि साहब इसके ये कारण हो सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इनकी बात को काटेगा नहीं जब तक उनके सारे विचार सामने आ नहीं जाते। अन्यथा विचार का प्रवाह रुक जाता है और विचार रखने वाला व्यक्ति अपने विचार को अच्छा साबित करने का प्रयास में लग जाता है और अगले विचार आने बंद हो जाते हैं। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि मैं अपनी कोई बात रखता हूं तो कोई सामने वाला व्यक्ति मेरी बात काटेगा नहीं। आप अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात कोई भी व्यक्ति काटेगा नहीं। जब सबके विचार सामने आ जाएंगे, लिस्ट डाउन हो जाएंगे कागज पे, उसके बाद एक एक जो कारण सबने नोट कराया कागज पे, मान लीजिए 13 कारण आ गए, 14 कारण आ गए, सब पर एक एक करके फिर चर्चा होगी, फिर देखा जाएगा इसमें से सबसे पहले किस पर हमको काम करना चाहिए। सो इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म या ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। जिस दौरान हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने आधा घंटा पौन घंटा चर्चा करी, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। और ये किसी भी क्वालिटी सर्किल एक्टिविटी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सारा दारोमदार इसी पे टिका होता है। ड्रॉ द फिश बोन डायग्राम, याद करिए नाम आ गया इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो आपको जितने समस्याएं आपके कागज पे आ गई हैं उसका आप एक फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना लीजिए। ये कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये समस्या आ रही है। ये डायग्राम आपको पढ़ा चुके हैं। डिस्कस पॉसिबल सोल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे आपको कारण आ गए, तो उससे इन समस्याओं का ये कारण है। अब इन कारण को दूर करने के उपाय क्या हैं? पहले समस्या थी, नंबर 1 समस्या, नंबर 2 समस्या के कौन कौन से कारण, अब उन कारणों को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इस पे चर्चा हो रही है। अप्लाई एक्शन प्लान बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समस्या के कारण के उपाय, अब उन उपायों को अमल में लाना है, उपायों को अमल में लाना है, केवल चर्चा करके खत्म नहीं कर देना, उन उपायों को अमल में लाना है। और अमल में लाने के लिए अलग अलग विभाग के लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दे दी जाती है। फिक्स्ड नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग। तो आज की मीटिंग जब खत्म होगी तो अगली डेट हम पहले से तय कर लेंगे कि साहब इस दिन अगली मीटिंग होगी, और इस दौरान इस बीच में जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, ये लोग अपना अपना वो कार्य करेंगे और अगली डेट में फिर मिलेंगे और तब देखेंगे कि हमने हफ्ते भर में 10 दिन में जो कार्य किए, जो तय किया था कि सब लोग ये काम करेंगे, देखेंगे एक हफ्ते बाद उसके परिणाम क्या आते हैं। रिपीट टिल प्रॉब्लम इज कंप्लीटली रिजॉल्व। और ये प्रक्रिया हमको तब तक अपनानी है जब तक हम जिस समस्या को लेकर आरंभ किया था हमने अपना क्वालिटी सर्किल, जब तक वो समस्या जड़ से समाप्त नहीं हो जाती। टेक अप द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो क्या हमारी एक समस्या समाप्त हो गई तो अब हम बिल्कुल मौज में आ जाएंगे कि अब हमें कुछ नहीं करना? नहीं, दिस इज द मैटर ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और सतत इंप्रूवमेंट के लिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए एक समस्या का हमने उपाय खोज लिया, इंप्लीमेंटेशन कर दिया, सिस्टम बना दिया, अब हमने क्वालिटी कंट्रोल समूह ने दूसरी समस्या पकड़ ली और दूसरी समस्या पे यही कार्य हमने कब शुरू करना, अब हम वापस शुरू कर देंगे। सो वी शुड नेवर टेक रेस्ट। हमें कभी भी आराम से बैठना नहीं चाहिए और हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में सतत प्रयासरत रहना चाहिए। एक समस्या खत्म, दूसरी पकड़िए, दूसरे को फोकस करिए। TQM। तो क्वालिटी कंट्रोल के जो टूल्स हैं उसमें ये एक TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यहां पर हम एक मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, असेंबली में आने वाली किसी समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट से कोई कंप्लेंट आई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एज ए अप्रोच अगर कंपनी के अंदर चले, क्योंकि क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, अच्छी गुणवत्ता का माल बने, ये केवल PS कुशवाहा की जिम्मेदारी नहीं है, ये मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z सबकी जिम्मेदारी है। कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनकी जिम्मेदारी है। गलत, कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है, कंपनी के मैनेजमेंट की भी ये जिम्मेदारी है। तो अगर ये अप्रोच मैनेजमेंट से चले कि हमें गुणवत्ता का माल बनाना है, तो इट इज अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कंपनी के जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जितने लोग भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह पर अगर गुणवत्ता को आगे रखा जाएगा तो ऐसी अप्रोच को हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल क्वालिटी रिवोल्यूशन। तो ये कह रहा है कि हम औद्योगिक गुणवत्ता क्रांति के लगभग मध्य में खड़े हैं। आज का जो युग है वो औद्योगिक गुणवत्ता का युग है
और इसी में हमको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी कंपनी जिंदा रह सकती है, कैसे हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस पर हम खड़े रह सकते हैं मजबूती से। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रतियोगिता आज के दौरान में है वो केवल 3 बिंदुओं पे है। नंबर 1 प्रतियोगिता क्वालिटी को लेकर है, गुणवत्ता को लेकर है। नंबर 2 प्राइस, रेट कितना है, कितने का मिलेगा, कस्टमर सबसे पहले दाम पूछता है, किसका सस्ता माल है, प्राइस। और नंबर 3 डिलीवरी। देखिए आज के समय में आप ऐप पर अपना ये मोबाइल से खोजते हैं कौन सा मोबाइल मुझे खरीदना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मोबाइल के स्पेसिफिकेशन, हमको इतने के रैम चाहिए, इतना कैमरा चाहिए, इतना हमको मेमोरी चाहिए, स्क्रीन इतना बड़ा चाहिए, क्वालिटी। फिर देखते हैं प्राइस कि ये फ़ोन सैमसंग का इतना है, ये फ़ोन इसका इतना है, इस कंपनी का इतना है, इस कंपनी के इतने का फ़ोन है, प्राइस। और उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सा ऐप ये एक फ़ोन हमको इतने रुपए में इतने जल्दी हमको दे देगा, ये वाली कंपनी हमको ये डिलीवरी हमको 4 दिन में दे देगा, ये डिलीवरी हमको 5 दिन में दे देगा। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स कि आज की तारीख में जिनका यहाँ पर आज के समय में जो कंपटीशन है इन 3 बिंदुओं पे केंद्रित है, गुणवत्ता, मूल्य और डिलीवरी, कब उसको हम कस्टमर को सौंप रहे हैं। सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स विच आर द बेसिस ऑफ द कंपटीशन। आज के समय में इन बातों पे ही कंपनियों में गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक नया कार लॉन्च करी, लोगों ने उत्साह दिखाया और 30 से 40 हजार कार की बुकिंग आ गई, लेकिन इतनी बुकिंग आने के बाद कस्टमर को कार डिलीवरी करने की या बनाने की क्षमता कंपनी के पास नहीं थी। उसने कहा सब अगले 8 महीने तक आपको डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्यों, हमारे पास बहुत ज़्यादा बुकिंग हो गई है। तो यहाँ पे कस्टमर क्यों आपकी कंपनी से भाग जाएगा, क्योंकि आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। सो इन्हीं बातों का कंपटीशन है आज के समय में। तो बच्चों आप जहाँ भी रहें तो इन बातों का ध्यान रखिए। कंपनी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब माल गुणवत्ता का बनेगा, लागत मूल्य उसका कम रखा जाएगा और सही समय तक सही समय में कस्टमर के हाथों में पहुंच जाए। एंड अब हम अगले बात पे आते हैं। Once these are taken together, everybody in the organization has to come forward to shoulder the responsibility. और एक बार जब ये बातें ले ली जाती हैं तो कंपनी के अंदर काम करने वाले सब लोगों को जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठानी है। It can be achieved by implementation of the concept of the total quality management. और ये काम कैसे हो सकता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाकर। अब देखिए हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या है, और मैं चाहूंगा कि ये डिफिनेशन आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। हेंस TQM, इसको शॉर्ट पे TQM कहते हैं, डिस्क्राइब्स ए मैनेजमेंट लेड अप्रोच। ये एक कंपनी के मैनेजमेंट की लीडरशिप में अपनाई जाने वाली एक अप्रोच है, एक सोच है, एक व्यवहार है फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, जिससे लंबे समय में हमको सफलता मिलेगी। कैसे मिलेगी, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की संतुष्टि से हमको कंपनी को एक लंबे समय में समस्या मिलेगी, लंबे समय में हमको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और ये एक मैनेजमेंट जो है, कंपनी का मैनेजमेंट अगर ऐसी अप्रोच लेके चले कि आज के समय में हमको आज का लाभ नहीं देखना है, बल्कि हमको ये देखना है कि 2 साल बाद कंपनी को इतना प्रॉफिट होने लगे, वो तभी हो पाएगा जब आज के कस्टमर को हम सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि एक कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है तो अपने अगले कई कस्टमर को वो आपका प्रोडक्ट रेकमेंड करता है, और आज कोई कस्टमर अगर असंतुष्ट हो गया तो अगले कई कस्टमर को मना करता है कि ये वाली कंपनी का प्रोडक्ट आप ना खरीदिए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मस्ट। ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन इंप्रूविंग प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस एंड द कल्चर। देखिए कल्चर को यहाँ पे रेड से लिखा गया है। हमें कंपनी में ऐसा संस्कृति विकसित करनी है कि हर व्यक्ति गुणवत्ता को सबसे आगे रखे। लेकिन ये संभव कैसे है, ये 1 2 4 10 लोगों का या 15-20 लोगों के समूह का, क्वालिटी सर्कल समूह के लोग काम नहीं है, ये सबका काम है। वर्कर का भी काम है, हमारे प्यून का भी काम ये है, इंजीनियर साहब का भी है, सुपरवाइजर का भी है, R&D डिपार्टमेंट में बैठे हुए सीनियर मैनेजर साहब की भी जिम्मेदारी है, और सर्विस डिपार्टमेंट में बैठे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के डीजे साहब की जिम्मेदारी है, वहाँ के भी सुपरवाइजर की भी, टेक्नीशियन की भी जिम्मेदारी ये है। सो ये प्रोसेस,
प्रोडक्ट, सर्विस, इसमें काम करने वाले जितने लोग हैं प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसको एक संस्कृति के रूप में हमको लेना होता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पा पाना फिर कोई मुश्किल कार्य नहीं रह जाता है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस मस्ट हैव एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और एम्प्लॉयड नीड। तो प्रोडक्ट के ऐसे हमारे फीचर्स होने चाहिए, उसमें ऐसे गुण होने चाहिए कि वो सर्विस में हमारे ऐसे गुण होने चाहिए कि जो उपाय और जो कस्टमर की आवश्यकता है वो उससे पूरी हो। तो अगर ऐसे उपाय हम देते हैं, कस्टमर की आवश्यकता पूरी होते, तो हर कस्टमर एक बार अपना प्रोडक्ट खरीदेगा और दूसरे से भी कहेगा मैं फलानी कंपनी खरीद लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं तो यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। इन TQM the quality is not just customer satisfaction only but it is a customer delight। अब देखिए एक नई बात सामने आ गई कि TQM के अंदर केवल कस्टमर को संतुष्ट कर देना भर नहीं है, इट इज कस्टमर डिलाइटनेस। और जब आप अंदर से उत्साह से, खुशी से भरे होते हैं, तो आप दौड़ दौड़ के दूसरों को बताते हैं बहुत अच्छा माल है भाई, यही वाला खरीदो। कस्टमर डिलाइटनेस। सो हमें कस्टमर को डिलाइट करना है, उसको भीतर से खुश करना है, उसको संतुष्ट करना है। उसके कार में कोई खराबी आ गई, मोटरसाइकिल में खराबी आ गई, वो वर्कशॉप में लेके गए, भाई हमारी एक समस्या आ गई, तो वहां पर आपको 2 घंटे पहले लाइन में लगा दिए, बोले साहब पहले पर्ची बनवाइए, टोकन कटवाइए, गाड़ी जमा करिए। उसके बाद आप शाम को बुलाया गया, शाम को आप गए तो बोले अभी गाड़ी खड़ी हुई है, आपको कल मिलेगी। तो अब आप क्या होगा, यार कहाँ इस प्रोडक्ट को लेके हम फंस गए। अब फंस क्या गए, अब ये कैसे मामला चलेगा। लेकिन दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा, वर्कशॉप के गया, वहाँ हाथों हाथ कस्टमर वर्कशॉप के लोगों ने हाथों हाथ लिया, बताइए साहब क्या प्रॉब्लम है, और उनसे बताया कि ये समस्या आपकी 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, आप हमारे लाउंज में बैठिए। अब देखिए उन्होंने भी वही किया, लेकिन उन्होंने 2 घंटे का समय लिया, लेकिन 2 घंटे का आप हमारे लाउंज में बैठिए, वहाँ टीवी लगा है, AC लगा है, मैगजीन है, अखबार है, वहाँ बैठिए, वाईफाई लगा है, वहाँ अपना आप समय काटिए, हम 2 घंटे में सब आपको मोटरसाइकिल बनाकर दे रहे हैं। अब पहली कंपनी X, दूसरी कंपनी Y, अब दोनों कस्टमर, अब मैंने अगर पूछा X वाले से जिसको शाम को भी गाड़ी नहीं मिली थी, Y वाले से पूछा जिसको 2 घंटे में बैठा के गाड़ी बन के मिल भी गई, तो दोनों से अगर मैं पूछूंगा मैं कौन से मोटरसाइकिल खरीदूं, तो X वाले कहेंगे कि भाई ये वाली मोटरसाइकिल मत खरीदो, Y वाले कहेंगे ये वाली मोटरसाइकिल खरीद लो, तो मैं Y वाले की रिकमेंड की गई मोटरसाइकिल खरीदूंगा। सो ये कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना ही करना है, बल्कि उसको डिलाइट भी करना है, उसको बहुत ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत है। बिकॉज एक कस्टमर अगर नाराज होता है तो 10-20 कई को वो प्रभावित करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्लाइड नंबर 2। अब यहाँ पर एक बात ये देखिएगा कि 2 ट्रायंगल बने हैं, एक ट्रायंगल में ISO लिखा है। अभी नाम पढ़ लीजिए, हम इसकी बात एक लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। इसमें देखिए क्वालिटी टूल का एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, जो ट्रायंगल प्लान डू चेक एक्ट, हमने याद करिए PDCA पढ़ रखा है, इसको ऊपर लेके जा रहा है। एक यहाँ पर कल्चरल गैप है, जिस हम क्वालिटी कंट्रोल के कल्चर की बात कर रहे थे, और धीरे धीरे गैप पूरा होता जाएगा और हम TQM को पालेंगे और दोनों चीजें मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। सो ये क्वालिटी TQM यूजेस द ग्रुप पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो TQM क्या इस्तेमाल करता है, समूह का सहभागिता, क्रिएटिविटी, नई चीज बनाना, और स्वयं का विकास। ISO 9000 स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड बेस फॉर द TQM, और जो ISO 9000 है ये हमको TQM अप्लाई करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। और आप चिंतित ना होइए, ISO 9000 का पूरा एक लेक्चर आपका तैयार हो रहा है, वो आपको मिलेगा, वो आप पढ़िएगा। TQM मस्ट बी मैनेजमेंट लेड, और TQM का जो अप्रोच है वो 2, 4, 15, 20 लोगों की या केवल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों की अप्रोच नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और हर व्यक्ति तभी इन्वॉल्व हो पाएगा जब ऊपर से कंपनी के मालिकान साहब कहेंगे कि साहब इसको करना है। तो जब उनकी अप्रोच ऐसी होगी तो सब लोग इसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय इज एसेंशियल, बात आ गई कि हर व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। TQM believes that there is a better way। TQM हमेशा इस बात के लिए आशावादी होता है, इस बात के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो कि हर कार्य को करने के लिए एक बेहतर तरीका हमेशा होता है, बस हमको उसके बारे में सोचना, उसको खोजना है। By implementing standards of ISO 9000, changing work culture, behavior, approach
ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सीड इन ब्रिजिंग द गैप टू अचीव द टीकेएम। ISO 9000 को अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे हमने अप्लाई किया, अपने वर्क कल्चर को अप्लाई को चेंज करके, हम अपने काम के प्रति अपने जुनून को ज़्यादा करके ऑर्गेनाइजेशन टीकेएम को पाने के लिए इस गैप को पूरा कर सकता है। तो अगर इन सब को हम अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे गैप भरता जाएगा और हम टीकेएम की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ ए पार्ट इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन ऑर्डर टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट, ईच ऑपरेशन हैज टू बी करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है और एक प्रोडक्ट 10 मशीनों से होकर बनता है तो अंतिम उत्पाद तभी बढ़िया होगा जब 10 मशीन पे काम ठीक हो रहा हो। ये कॉन्सेप्ट है इसका। फंक्शन ऑफ टीकेएम इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क इन ऑल इन्वॉल्व। तो टीकेएम का फंक्शन ये है कि जो भी काम हो रहा है और उस काम को करने के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी लोग अपना बेस्ट दें और क्वालिटी का बढ़िया उत्पादन हमारा बने। सो दिस इज अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और आज आपने पढ़ा क्वालिटी सर्किल एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यूज ऑफ टीकेएम। तो टीकेएम में वैल्यूज क्या है? वैल्यूज ऑफ टीकेएम कल्चर, पहली चीज ट्रांसपेरेंट थिंकिंग, पारदर्शी तरीके से लोग सोचते हैं। ओपननेस, खुले तरीके से अपने विचार रखते हैं। ट्रस्ट, ये वैल्यूज हैं। ट्रस्ट, विश्वास होता है। कोऑपरेशन, एक दूसरे के लिए सहयोग। अनुशासन, डिसिप्लिन, एक दूसरे के लिए आदर, रिस्पेक्ट। सेल्फ मोटिवेशन, स्वप्रेरित रहते हैं, सभी लोग स्वयं से कार्य करना चाहते हैं। एवरीवन इज हैप्पी। कमिटमेंट, हम काम करना है इस बात का जुनून होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कंपनी को अपना काम, कंपनी के काम को अपना काम समझना। टीम स्पिरिट, टीम भावना। कस्टमर इज गॉड, ये समझना कि कस्टमर भगवान है, भगवान को नाराज नहीं करना। फैमिली लाइक वर्किंग, तो वर्किंग जो कल्चर होता है कंपनी के अंदर एक फैमिली जैसा हो जाता है। रिजल्ट्स ऑफ द टीकेएम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये तो कल्चर हो गया। अब टीकेएम को अप्लाई करने के बाद उसके परिणाम क्या आते हैं ये भी तो जान ले। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता में सुधार होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कब? बहुत कम खर्चे पर कस्टमर सेटिस्फाई। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी में काम करने वाले लोग अपने काम को करके खुश हो जाएंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। इंप्रूव्ड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की, आपकी जो फैक्ट्री की जो मार्केट में जो एक इमेज बनी हुई है उसमें सुधार होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट, कीमत में, लागत में कमी आएगी। इंप्रूव्ड सर्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन, तो जो भी ऑपरेशंस कंपनी में हो रहे हैं वो एक निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सो दीज आर द कल्चर्स एंड इंप्लीमेंट करने के बाद इनके फायदे। कुछ टीकेएम के टूल हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, तो दीज आर फ्यू टूल्स ऑफ द टीकेएम, बड़े फेमस टूल हैं और इनको आप जरूर चर्चा करेंगे। हम 2 पे चर्चा करेंगे और बाकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ एक अगले लेक्चर्स में आप पढ़ने वाले हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, फिशबोन डायग्राम, वन ऑफ द टूल ऑफ द टीकेएम, आप पढ़ चुके हैं। स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट्स और ग्राफ, ये आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब हम आपको कंट्रोल चार्ट्स बनाएंगे तो कंट्रोल चार्ट बताने के दौरान आपको तरह तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं, किस ग्राफ का कहाँ पे कैसा उपयोग होता है। तो ये स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट्स एंड ग्राफ वहाँ पर आएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है इसी लेक्चर में। 2 हैं, ये हम इसी लेक्चर में अटेंड करेंगे। पहला है पैरेटो चार्ट, ये देखिए पैरेटो चार्ट बना हुआ है। पैरेटो चार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समस्याएं, कौन कौन सी समस्या है। मान लीजिए हमने मंथली रिजेक्शन का यहाँ पर एक रिकॉर्ड डाटा निकाला, तो देखा पहली वाली समस्या सबसे ज्यादा है, दूसरी वाली उससे कम, तीसरी वाली उससे कम, चौथी उससे कम, पांचवी उससे कम एंड सो ऑन। तो ये जो ग्राफ बनता है पैरेटो चार्ट, ये पहली वाली समस्या को सबसे आगे दिखाएगा ग्राफ और धीरे धीरे 100 तक पहुंच जाता है। यानी अगर एक महीने में 100 रिजेक्शन आए हैं तो हम एक ग्राफ बना लेंगे कि किस रिजेक्शन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो ये पैरेटो चार्ट कहलाता है। उससे कम रिजेक्शन वाले का यहाँ पे देखेंगे। तो जो पहला वाला चार्ट है, इस पहले वाले ग्राफ को हम देख के कहेंगे भाई इस कारण की ये समस्या सबसे ज्यादा है, पहले इसका आप उपाय खोजिए। और पहले जब इसका उपाय खोज लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, तब कोई दूसरी समस्या हमको नंबर 1 पे दिखाई पड़ेगी।
तो पैरेटो चार्ट से हमें जो समस्या आ रही हैं, जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, उन रिजेक्शन के बड़े कारण एक बार में देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़े वाले कारण को या नंबर 1 नंबर 2 को एक साथ हम फोकस करते हैं, और ये क्वालिटी सर्किल का एक सब्जेक्ट हो सकता है कि आप इसको जरा देखिए ये समस्या क्यों आ रही है। सो पैरेटो चार्ट से हमें तमाम तरह के रिजेक्शंस को, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ में बढ़ते घटते विक्रम में ग्राफ होता है, और घटते विक्रम में हम चीजों को देख लेते हैं। एंड दिस इज द चेक शीट। चेक शीट में ये एक हर जगह पर हमको डिफेक्ट्स, सप्लाइड आइटम में क्या क्या डिफेक्ट आए हैं, कौन कौन से डिफेक्ट है, यहाँ पे देखिए डिफेक्ट लिखे हुए हैं, और ये दिन पड़े हुए हैं, किस दिन में कितने डिफेक्ट आए हैं, टोटल काउंट क्या है डिफेक्ट का, इसके बारे में एक जो डाटा तैयार होता है शीट में, इसको कहते हैं चेक शीट। सो दीज आर द पैरेटो चार्ट एंड द चेक शीट। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आप पढ़ चुके हैं, और ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आप पढ़ चुके हैं। जो ग्राफ की जहां तक बात है, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट्स, ग्राफ, इनको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसको पसंद करिए, पीएस कुशवाहा सर का चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको और इसके आगे के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इन लोगों को। और इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये भी कई लेक्चर्स आप देखिए, सीरीज में देखिए, कोई लेक्चर जंप ना करिएगा। एंड आई होप एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।